Hello students, are you ready for a new concept of physics? हम आज पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का एक न्यू कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, उसके लिए चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मेरे हाथ में ये एक बॉल है, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक बॉल है। अब ये बॉल रेस्ट में है, ओके, हमें कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अब ये बॉल मेरे हाथ में रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रही है, तो यानी इसके पास एनर्जी जीरो है। ठीक है, क्या है, इसके पास जीरो एनर्जी है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ, इस तरह से रिलीज कर दिया, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बॉल ने तुरंत ही मूव करना स्टार्ट कर दिया। भाई एकदम इसके अंदर क्या गई, काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब इसके पास एनर्जी थी ही नहीं, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई मोशन करने के लिए। हम पढ़ चुके हैं ना, मोशन के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, या क्या ये नेचर में कोई क्रिएटेड एनर्जी है, या फिर कोई अलग ही मैजिक है। लेकिन हमें पता है फिजिक्स में कोई भी मैजिक नहीं होता है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये एनर्जी कहाँ से आई। इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ये रबड़ बैंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई स्ट्रेच इट, मैंने इसको पूरा स्ट्रेच कर दिया। अब ये रेस्ट में है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो यानी इसके पास एनर्जी कितनी है, जीरो। रेस्ट में एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है रेस्ट में इसकी, जीरो। बट जैसे ही मैं इसको रिलीज कर देती हूँ, क्या हुआ, उड़ गया। क्या हुआ, जैसे ही हमने इस रबड़ बैंड को रिलीज किया, छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, ये मूव करने लगा। इसकी वजह क्या है, क्या नेचर में कोई नई एनर्जी क्रिएट हो गई है क्या, या फिर कुछ हिडन एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म हुई है। यही जानेंगे हम आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, स्टडी ऑफ दैट एनर्जी बाय विच दिस काइनेटिक एनर्जी क्रिएटेड। क्योंकि नेचर में कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। सो फिर हम समझ सकते हैं इजीली कि इसके अंदर एक हिडन एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो उस हिडन एनर्जी का नाम पता है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया आपको कि हमारी दोनों फिनोमिनाज में क्या हुआ, तो हम इसी पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो जब बॉल मेरे पास थी, ये रेस्ट में थी, एक्चुअल में होता क्या है, इसके पास जीरो एनर्जी नहीं होती है। अगर एनर्जी जीरो होगी तो ये मूव ही नहीं कर पाएगी। बट हो रहा ये है कि इसके पास ऑलरेडी एक स्टोर्ड एनर्जी है, जो इसके अंदर स्टोर है, हमें दिखाई नहीं देती, एक हिडन एनर्जी है। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है, जब आप किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क करते हो। जैसे कि ये बॉल मेरी यहाँ पर है, ठीक है, अभी हम मानते हैं एकदम रेस्ट में है, ये सरफेस पर है, तो क्या होगा, अब हम मानेंगे इसके पास जीरो एनर्जी है। तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर ऐसे अप किया और ऐसे कैच किया, तो जो ये नीचे से ऐसे गई है, हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई। तो इस फोर्स को अप्लाई करने में जो वर्क डन है, जो हमने काम किया इसको यहाँ तक ले जाने में, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही हम इसको ऐसे रिलीज कर देंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सिंपल था ना। तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हमें कहाँ से मिलती है, जब एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आप कोई वर्क करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो वर्क डन होता है वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये बॉल थी, यहाँ पे थी, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसको अपवर्ड ले गए हम यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, जो फोर्स अप्लाई किया हमने, उससे क्या हुआ, वर्क। तो जितना वर्क इसको यहाँ तक ले जाने में हुआ ना, यहाँ जाके वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हुआ। मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो नेचर में ऐसे ही नहीं निकल रहा है, वो स्टोर हो रहा है इसके अंदर इसकी एनर्जी की फॉर्म में। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको रिलीज कर देंगे, तो ये तुरंत क्या होगा, नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है कि वो मोशन के लिए यूजफुल हो सके। तो इसकी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर एनर्जी जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी। बट अगर इसके पास इनफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो हमारी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकती है। ठीक है,
क्लियर है, समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है। जिस तरह से हमारी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, इसी तरह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इसको निकालने के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके अंडर जब ये वर्क करती है ना, तो इस तरह से जो उसकी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और हर ऑब्जेक्ट के लिए हर जगह वही एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना हमारा, वो एप्लीकेबल होगा हर जगह। हाँ, सिर्फ जगह के अकॉर्डिंग, जैसे चार्ज आ गया तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, या फिर स्प्रिंग आ गई तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, इलास्टिसिटी है वहाँ बस थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। बाकी जो हमारा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही रहेगा। तो देखो, हमारी ऑब्जेक्ट है, लेट इनिशियली इट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। हम मानते हैं कोई बॉल है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोल ली थी, बॉल है जिसका मास m है, मास ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू m। तो क्या हो रहा है, हम इसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसको थ्रो करने पर इस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है। बट यहाँ क्या होगा, ग्रेविटी क्योंकि डाउनवर्ड वर्क करती है हमेशा, तो ये क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन बॉल कितना होगा, फोर्स एट बॉल कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, लेट वी टेक दिस बॉल एट h हाइट, हम इसको h हाइट तक लेके जा रहे हैं, यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, h हाइट पर जाकर वो रुक रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वर्क डन टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट h एट h डिस्टेंस। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, इसमें हमें फॉर्मूला पता है वर्क डन का क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mgh। ओके, ये वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। बट ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो G है वो क्या है, -G है ना, हमें पता है ये G क्या है, -G। क्यों है ये -G, बिकॉज ग्रेविटी वर्क्स ऑलवेज डाउनवर्ड एंड ड्यू टू अपवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी अपवर्ड होने के बाद ये क्या हो जाती है, नेगेटिव, जो हम फ्री फॉल में पढ़ चुके हैं, मोशन इन फ्री फॉल पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था ना ग्रेविटी किस तरह से नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, -mgh। ठीक है, सो -w इज इक्वल्स टू mgh। बट क्या होता है, दिस वर्क डन स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा तो U जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -W। अगर वर्क नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजिंग। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा स्टोर होगी। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी UI है और फाइनल पॉइंट पर UF है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल होगा। सो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल U इज इक्वल्स टू -W, UF -UI इज इक्वल्स टू W। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बाय द हेल्प ऑफ वर्क। तो वर्क क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है जब हम उस पर mg फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। वी हैव, हमारे पास क्या है, देखो U इज इक्वल्स टू -W, यानी U इज इक्वल्स टू -mgh।
U इज इक्वल्स टू माइनस mgh। आपको कही कि ये U जो होगा ना पोटेंशियल एनर्जी V भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ये PE भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। U या V कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैंने यहाँ पे U माना है, ठीक है। U इज इक्वल्स टू माइनस mgh। नाउ अगर हमें इसका फोर्स फाइंड आउट करना तो हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। हाइट के साथ हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको u को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, h डिस्टेंस, तो सो du अपॉन dh कितना हो जाएगा, देखो mg को हम नहीं कर सकते h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो mg तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस mg मल्टीप्लाई dh अपॉन dh, तो ये वैल्यू कितनी हुई 1। dh h का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना होगा 1, तो हम इसको dh अपॉन dh ना लिख के 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे du अपॉन dh इज इक्वल्स टू माइनस mg, सो du अपॉन dh इज इक्वल्स टू f, क्योंकि mg कितना होता है फोर्स, f एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, सो माइनस है ना ये F इज इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dh। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, द अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जिस रेट के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स पर। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका फोर्स इंक्रीज। जब हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है। यानी जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी कि अब वो उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेगी, ऑब्जेक्ट का मोशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमारी कंजर्व होनी है ना। तो जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसका मोशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बनती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी। इसका आप अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में देखते हैं भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टोर रेस्ट में है, ठीक है, और आपको उसको मूव कराना है, आप उस पर जितना ज़्यादा धक्का दोगे, जितना ज़्यादा उसको पुश करोगे, वो उतनी तेज़ी से चलेगी ना, उसकी क्या होगी, एनर्जी उसके अंदर उतनी ज़्यादा आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी उसकी स्पीड अप हो जाएगी, और जितनी स्पीड अप होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अगर आप उस पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मीन्स force always applied against the potential energy or force always applied in opposite direction of potential energy, or we can also say that potential energy is stored always in opposite direction of force। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर है, समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, आप चाहोगे उसको सॉल्व करना, चलो सॉल्व करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम माने एक स्टेट पर एक ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, जैसे कि हमने इनिशियली बोला था कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो 0 है, बट एक्चुअल में क्या है, उसकी एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर, उसकी रेस्ट एनर्जी स्टोर एनर्जी है उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, जो वर्क नहीं करती है, बाद में वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर उसके अंदर एक्चुअली ही 0 एनर्जी है, यानी उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो फिर भी वो मोशन कैसे कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे मानूं पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। या फिर हम बोले कि अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है नहीं तो दूसरे पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, देखो आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो वो मूव कैसे कर सकती है, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ से आ रही है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से आ रही है, क्योंकि साइंस में
अगर कुछ कम हो रहा है तो कुछ ज़्यादा भी होगा, बैलेंस की कंडीशन होती है, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है ही नहीं, अगर वो ग्राउंड स्टेट पे है, यहाँ पे जीरो है, तो mgh इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी उसकी। ठीक है, जब तक स्टेट चेंज नहीं होती हमें पता है वर्क डन जीरो होता है, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई तो वर्क डन जीरो है इसके अंदर, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। जब वर्क ही नहीं किया तो उसकी एनर्जी कैसे स्टोर होगी उसके अंदर। अब देखो इसका आंसर क्या है, अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो आप ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कराते हो, फिर ऑब्जेक्ट मूव कैसे करती है। जैसे कि ये बॉल है, अगर मैं मानती हूँ यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जब हमारी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना, वो अपने आप वर्क नहीं करती है, इट कांट डू एनी वर्क, इट कैन नॉट अचीव इट काइनेटिक एनर्जी, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी अचीव नहीं कर सकती है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। और जैसे ही आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, ये क्या होगी, मोशन में, यानी अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई है। और जब ये अपवर्ड जा रही है तो ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क कर रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो क्या करेगी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज, और एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन क्या हुआ, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में हमने वर्क किया, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, तो अब जो हमने काम किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। यानी अब आपको इसे मूव कराने के लिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सिंपली इस बॉल को रिलीज करूंगी, ये तुरंत मोशन में आ जाएगी, क्योंकि अब ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया कि अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैक्सिमम हुई, क्योंकि जब एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तो वहां हमने उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस एक्सटर्नल फोर्स से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब जैसे ही अपनी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी थी या जो हमारा वर्क डन था वो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो गया। तो अब इस पॉइंट पर इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो अब हमें इसे वर्क कराने के लिए, इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा। सिंपली जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तुरंत मोशन में आ जाएगी, तुरंत इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हमने समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, आपको पता है ना कौन कौन सी होती है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ठीक है, जो वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करती है उसकी वजह से होती है। या फिर हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो चार्जेस के बीच में होती है, ठीक है, जिसे चार्ज स्टोर करते हैं। इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है, जो स्प्रिंग्स वगैरह में होती है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या आपको ये पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, तब तक मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। देखो अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पर जो चेंज होगा ना वो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हर पॉइंट पर पोजीशन तो सेम रहने वाली है, हाइट h रहने वाली है, अगर h है तो हर पॉइंट पर सेम रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टोर एनर्जी उसकी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, एक्सटर्नल फोर्स के। क्योंकि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे यहाँ है तो क्या वो अपने आप पुश हो सकती है, नहीं, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की कंडीशन कि उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। बट वहीं अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से चेंज हुई है, उसकी हाइट, उसकी पोजीशन की वजह से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कहाँ स्टोर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। जब ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्टिकली मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, जब हमारे जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं
हमें पता है, ठीक है, दो या दो से कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो जो वर्क कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए कर रहे हैं। ये वीडियो आप क्लास 12 में पूरा देखने वाले हैं, और अगर आपको अभी देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि एवरी संडे एट 11:30 AM मैं क्लास 12 की वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। चार्जेस के चारों तरफ का जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिमिलरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, इलास्टिसिटी, यानी अगर आप स्प्रिंग ले रहे हैं या फिर मैंने भी आपको एक रबड़ बैंड दिखाया था एग्जाम्पल, तो क्या हुआ था, वो स्ट्रेच हो रहा था इस तरह से, ठीक है, या फिर वो कंप्रेस हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेचिंग और उसकी कंप्रेसिंग में उसकी एनर्जी स्टोर होती है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेसिंग में। क्लियर है, आपको समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। क्लियर हुआ आपको? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना वो डाउट, आपको मैं आपकी क्वेश्चन का पर्सनली आंसर दूंगी। और हाँ, प्लीज़ आप वीडियो को देख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि आप वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन अब हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।